जय हिंद। पिछले वीडियो में हमने देखा था तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय और भारत का नामकरण। आज इस नए वीडियो में देखते हैं हम जो दो बाकी बचे हैं हमने विश्वविद्यालय उनके बारे में। ठीक है, तीसरा विश्वविद्यालय है वल्लभी 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 विश्वविद्यालय। यह विश्वविद्यालय भारत के पश्चिम में शिक्षा व संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, ये बौद्धों की दूसरी शाखा हीनयान शाखा का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, जैसे अपने नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्धों की महायान शाखा का प्रमुख केंद्र था वो, तो वल्लभी है ये बौद्धों की हीनयान शाखा का शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, ये बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, अब देखो इस विश्वविद्यालय के बारे में दो इतिहासकारों ने इसका उल्लेख किया है। एक का नाम है इत्सिंग, एक का नाम है ह्वेनसांग। इत्सिंग अपने वृत्तांत में लिखता है कि यहाँ पर सभी देशों के विद्वान एकत्रित हुआ करते थे तथा विभिन्न सिद्धांतों पर बैठकर विचार विमर्श यानी शास्त्रार्थ किया करते थे तथा उनकी सत्यता की जांच किया करते थे। तथा ह्वेनसांग ये कहता है कि यहाँ पर 100 बौद्ध विहार यानी 100 बौद्ध विहार थे तथा जिनमें 6000 अपने हीन यानी भिक्षु शिक्षा लिया करते थे। ठीक है, तो देखो इत्सिंग के अनुसार यहाँ पर बहुत से देशों के यानी सभी देशों के विद्वान एकत्रित होते तथा सिद्धांतों पर यानी नवीन सिद्धांतों पर शास्त्रार्थ करके उनकी सत्यता जांचते थे। ठीक है, यानी जांचते यानी कोई भी जो नया सिद्धांत है उस पर यहाँ पर बैठकर परिचर्चा करते और उस सिद्धांत की अपने सत्यता को जांचते थे। ठीक है, फिर देखो अगला विद्वान है ह्वेनसांग। ह्वेनसांग ने यह कहा कि यहाँ पर 100 बौद्ध विहार थे। 100 बौद्ध विहार थे तथा इनमें 6000 हीन यानी बौद्ध भिक्षु शिक्षा लेते थे। ठीक है, तो यह है वल्लभी विश्वविद्यालय। तो वल्लभी विश्वविद्यालय अपने पश्चिम भारत में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, और यहाँ पर यह बौद्ध धर्म की शिक्षा तथा बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा का शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। इसके बारे में इत्सिंग ह्वेनसांग ने अपने ग्रंथों में उल्लेख किया है। इत्सिंग ये कहता है कि सभी देशों के विद्वान यहाँ पर एकत्रित होते थे तथा नवीन सिद्धांतों पर शास्त्रार्थ किया करते थे तथा शास्त्रार्थ करके उनकी सत्यता की जांच किया करते थे। फिर ह्वेनसांग ये कहता है कि यहाँ पर लगभग 100 बौद्ध विहार थे, उनमें लगभग 6000 यानी बौद्ध भिक्षु यहाँ पर शिक्षा लिया करते थे। ठीक है, अगला अपना विश्वविद्यालय है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। 4 नंबर विक्रमशिला विश्वविद्यालय। अब देखो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने की थी 770 से 810 ईस्वी के मध्य। ठीक है, इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत 6 महाविद्यालय संचालित होते थे। तब प्रत्येक महाविद्यालय में एक केंद्रीय कक्ष यानी हॉल हुआ करता था जिसे हम विज्ञान भवन कहते थे, यानी वो उस समय किसी शास्त्रार्थ या चर्चा परिचर्चा के काम आया करता था। ठीक है, तब प्रत्येक अपने महाविद्यालय में 108 अध्यापक हुआ करते थे।
ठीक है। देखो, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना अपने पाल राजा धर्मपाल द्वारा 770 ईस्वी से 810 ईस्वी के मध्य की गई। ठीक है। अपने इस विश्वविद्यालय में इसके अंतर्गत 6 महाविद्यालय कार्यरत। प्रत्येक में एक केंद्रीय कक्ष हुआ करता था। केंद्रीय कक्ष, इस केंद्रीय कक्ष को बोलते थे विज्ञान भवन। विज्ञान, ठीक है। और प्रत्येक महाविद्यालय में, ठीक है, प्रत्येक महाविद्यालय में 108 अध्यापक थे। 108 अध्यापक, ठीक है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल राजा धर्मपाल के द्वारा 770 से 810 ईस्वी के मध्य करवाई गई। ठीक है। इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत 6 महाविद्यालय कार्यरत थे। यहाँ पर एक केंद्रीय कक्ष हुआ करता था, जिसे अपन बोलते हैं, उस समय बोलते विज्ञान भवन। ठीक है। और प्रत्येक महाविद्यालय में 108 अध्यापक यहाँ पर अध्ययन का कार्य करवाते थे। देखो आगे, आगे देखो, यहाँ के प्रमुख आचार्य यानी विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रमुख आचार्य बोल बताइए शिक्षक यानी गुरुजी। ठीक है। तो देखो, गुरुजी का प्रमुख गुरुजी थे, एक तो था दीपंकर और दूसरे का नाम था अपने श्री ज्ञान। ठीक है। पहले का नाम दीपंकर और दूसरे का नाम था श्री ज्ञान। श्री ज्ञान। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय में 2 अध्यापक प्रमुख थे, दीपंकर और श्री ज्ञान। अब देखो, इस विक्रमशिला विश्वविद्यालय में जो विद्यार्थी स्नातक की डिग्री लिया करते थे, उनको अपने पाल राजाओं द्वारा उपाधियां दी जाती थी। देखो, जैसे स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थी को पाल राजा उपाधि दे देते, उपाधि प्रदान करते थे। ठीक है। जैसे मान लीजिए जिसने स्नातक की है, उसकी उपाधि हुआ करती थी पंडित। ठीक है। यानी उस समय जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय में स्नातक पास करता था, उसे पाल राजाओं द्वारा पंडित की उपाधि दी जाती थी। ठीक है। अब देखो, इसी कालक्रम में अपन आगे बढ़ेंगे तो 1203 ईस्वी इस शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र को किसी की बुरी नजर लगी और 1203 ईस्वी में मुस्लिम आक्रांता बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया तथा यहाँ के बौद्ध भिक्षुओं की हत्या कर दी। ठीक है। 1203 ईस्वी में मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी जिन्हें इस विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया तथा बौद्ध भिक्षुओं की हत्या कर दी। बौद्ध भिक्षुओं की हत्या कर दी और भारतीय शिक्षा का एक और केंद्र नष्ट कर दिया गया। ठीक है। अब देखो, अब तक आपने देख लिए भारत के 4 विश्वविद्यालय, जिसमें पहला तक्षशिला, दूसरा नालंदा, तीसरा वल्लभी और चौथा विक्रमशिला। ठीक है। अब देखो, इसके बाद देखते हैं अपन प्राचीन भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी किस प्रकार की थी, विज्ञान एवं तकनीकी किस प्रकार की थी, वो देखते हैं। देखो, प्राचीन भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, प्राचीन भारत में विज्ञान एवं
प्रौद्योगिकी। ठीक है, अब देखो इसमें अपन आगे चलेंगे तो पहला विषय अपना खगोल विद्या। ठीक है, भारत में पहले एक विषय का विकास हुआ था, वो था खगोल विद्या। ठीक है, भारत में खगोल विद्या का विकास होने का प्रमुख कारण क्या था कि देखो जैसे खगोल विद्या में अपन ग्रह मानते हैं, तो भारतीयों ने ग्रह को मान लिया देवता। ठीक है, और देवताओं का संबंध हो गया अपने ऋतु परिवर्तन या मौसम परिवर्तन से हो गया, और ऋतुओं का परिवर्तन या मौसम का परिवर्तन डायरेक्ट कृषि से हो गया। ठीक है, तो भारत एक कृषि प्रधान देश था, तो इस प्रकार से भारत में खगोल विद्या का धीरे धीरे विकास होने लगा। ठीक है, तो देखो भारत में खगोल विद्या का विकास किस प्रकार हुआ। देखो जैसे भारत में ग्रह को मानते थे देवता, यानी ग्रह को देवता माना गया, और देवताओं को अलग अलग डिपार्टमेंट दिए हुए अपने। ठीक है, जैसे तो देवताओं को ऋतु परिवर्तन का कारण माना। ठीक है, और ऋतु परिवर्तन पर ऋतु या मौसम। ठीक है, ऋतु या मौसम परिवर्तन इसका संबंध था कृषि से। अब देखो जैसे भारत में मान लीजिए, जैसे मानते हैं अपन कि वर्षा का देवता इंद्र है, तो इंद्र अगर वर्षा नहीं करेगा तो अपने तो वर्षा ऋतु है वो सूखी निकल जाएगी, जिससे अपनी कृषि खराब हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार की गतिविधि से अपने भारत में खगोल विद्या आरंभ हुई। फिर देखो भारत में व्याकरण और भाषा का विकास कैसे हुआ। व्याकरण एवं भाषा विज्ञान का विकास। भारत में व्याकरण एवं भाषा विज्ञान का विकास, देखो इसका कारण यह है कि पहले ब्राह्मण एवं पुरोहित जो वेद की ऋचाएं होती थी वेद की ऋचाओं और मंत्रों के उच्चारण की शुद्धता को बहुत अधिक महत्व दिया करते थे। यानी जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद में जो ऋचाएं लिखी गई, जो श्लोक लिखे गए, ठीक है, तो उनकी शुद्धता पर पूरा ध्यान दिया गया। ठीक है, अब तो पहले अपने वेदों का ज्ञान केवल ब्राह्मण और पुरोहितों का था, और ब्राह्मण और पुरोहित क्या है, इन वेदों की ऋचाओं की शुद्धता का अधिक महत्व दिया करते थे, इसलिए भारत में भाषा और व्याकरण का विकास हुआ। ठीक है, तो देखो ब्राह्मण व पुरोहित वेद की ऋचाओं के उच्चारण व शुद्धता पर अधिक ध्यान देते थे, और इसी कारण भारत में व्याकरण और भाषा का विकास हुआ। ठीक है, तो भारत में खगोल विद्या का विकास हम देख लिया, व्याकरण एवं भाषा विज्ञान का विकास देख लिया। उसके बाद देखते हैं अपन भारत में गणित का कैसे विकास हुआ। गणित, अब देखो अपने प्राचीन भारत में देखेंगे तो भारत में सर्वप्रथम अंक गणित का अपने को सर्वप्रथम कहीं पर उल्लेख मिलता है, तो वो है अपना ऋग्वेद। यानी ऋग्वेद में अपने को सबसे प्राचीन अंक गणना का उल्लेख मिलता है। ठीक है, फिर इसी कालक्रम में अपन आगे बढ़ेंगे तो ईसा पूर्व 3री शताब्दी में गणित, खगोल विद्या व आयुर्विज्ञान का अलग अलग विकास होने लगा। यानी गणित का अलग विभाग बन गया, खगोल विद्या का अलग विभाग बन गया, और आयुर्विज्ञान का अलग विभाग बन गया, और धीरे धीरे इन तीनों विषयों का अलग अलग विकास होने लग गया। ठीक है, देखो तो भारत में अंक गणित का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है अपने को ऋग्वेद में। ठीक है, सर्वप्रथम। ठीक है, फिर देखो ईसा पूर्व 3री शताब्दी या 3री सदी आते आते भारत में गणित, खगोल विद्या और आयुर्विज्ञान
इन तीनों का अलग अलग विकास होने लगा, अलग अलग विकास हुआ। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया अपने गणित। अब देखो गणित में भारतीयों का योगदान, यानी गणित में भारतीय लोगों द्वारा योगदान क्या क्या दिया गया। ठीक है, तो प्राचीन भारतीयों द्वारा गणित में योगदान। ठीक है, तो गणित में योगदान में अपन देखेंगे तो पहली जो अपने अंकन की पद्धति है वो भारतीयों की दी हुई है। दार्शनिक यानी दशमलव पद्धति है वो भारतीयों द्वारा दी गई है। तब तीसरी अपने शून्य की खोज ये भी भारतीयों द्वारा की गई है। ठीक है, तो प्राचीन भारतीयों द्वारा गणित में योगदान, तो पहला योगदान है अपने अंकन पद्धति, दूसरी है दार्शनिक पद्धति जिसे अपन दशमलव पद्धति कहते हैं, और तीसरी है अपने शून्य की खोज, शून्य की खोज। ठीक है, ये भारतीय द्वारा गणित में योगदान रहा। ठीक है, फिर देखो इसके बाद देखते हैं आगे, ये तो तीन विषय हो गए, खगोल, गणित। और जो अगला गणित का एक पार्ट है जिसे अपन बोलते हैं बीज गणित। बीज गणित, अब देखो बीज गणित। ठीक है, तो बीज गणित का अपने को जैसे अपन सिंधु घाटी का जो सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है उनकी अपन खुदाई करते हैं, इसमें अपने को पहला स्थल मिलता है हड़प्पा। हड़प्पा में जो अपने को ईंट मिली है और ईंटों से बनी जो इमारत बनी है, इमारतें मिली है, तो उनमें ईंटों का फिक्स अनुपात है, मकान एक सीध में फिक्स अपने माप से बनाए गए हैं। ठीक है, तो उन सब को देख के अपने को लगता है कि प्राचीन भारत में पश्चिम भारत में अपने बीज गणित का व्यापक यानी अच्छा ज्ञान हुआ करता था। ठीक है, तो इसको अपने बीज गणित का उल्लेख केवल अपने इससे मानते हैं कि हड़प्पा के जो लोग हैं, हड़प्पा में ईंट से बनी इमारत से ज्ञात होता है कि प्राचीन समय में पश्चिम भारत में बीज गणित का अच्छा ज्ञान हुआ करता था। ठीक है, फिर दो बीज गणित के बाद अगला देखते हैं हम रेखा गणित। रेखा गणित, रेखा गणित। अब देखो रेखा गणित के विकास में देखते हैं कि रेखा गणित के जो सिद्धांत है उनका सर्वप्रथम प्रतिपादन या विकास करने वाले व्यक्ति अपन मानते हैं बोधायन को। ठीक है, यानी बोधायन ने भारत में सर्वप्रथम अपने रेखा गणित का विकास या प्रतिपादन किया। ठीक है, और बोधायन ने एक सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत में क्या था, इसने वर्त को वर्ग में तथा वर्ग को वर्त में बदलने का नियम बताया। ठीक है, तो भारत में रेखा गणित का प्रतिपादन या विकास करने वाले व्यक्ति थे बोधायन। ठीक है, बोधायन ने एक नियम दिया जिसमें क्या है कि वर्त को वर्ग में बदलते हैं तो उसी वर्ग को वापस वर्त में चेंज करने का नियम दिया। ठीक है, तो वर्त को वर्ग में तथा वर्ग को वर्त में बदलने का नियम दिया। ठीक है, किसने दिया था, ये बोधायन ने। फिर देखो इसमें अपन देखते हैं कि आर्यभट्ट ने त्रिभुज के क्षेत्रफल को जानने का नियम दिया। आर्यभट्ट ने त्रिभुज के क्षेत्रफल को नाम जानने का नियम दिया, और इसी नियम के फलस्वरूप आगे अपने देखते हैं कि भारत में त्रिकोणमिति का जन्म हुआ। ठीक है, आर्यभट्ट ने त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने का नियम दिया, और इसी नियम के
परिणाम स्वरूप भारत में त्रिकोणमिति का जन्म हुआ। ठीक है, तो आर्यभट्ट ने त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने का नियम दिया तथा इसी के परिणाम स्वरूप भारत में त्रिकोणमिति का जन्म हुआ। ठीक है, फिर देखो एक सिद्धांत है अपने कोण की ज्या का सिद्धांत। ये सिद्धांत आर्यभट्ट ने अपने ग्रंथ सूर्य सिद्धांत में दिया था। ठीक है, कोण की ज्या का सिद्धांत, ये सिद्धांत आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक, इसका नाम है सूर्य सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत नामक पुस्तक में दिया। ठीक है, तो ये भारत में गणित का विकास गणित देखते हैं, बीजगणित और रेखागणित। ठीक है, रेखागणित का विकास का प्रतिपादन ये बोधायन ने किया था। वर्ग को वर्ग में तथा वर्ग को वर्ग में बदलने का नियम भी बोधायन ने दिया था। आर्यभट्ट ने त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने का नियम दिया और इसी नियम के परिणाम स्वरूप भारत में त्रिकोणमिति का जन्म हुआ। ठीक है, फिर वो कोण की ज्या का सिद्धांत ये आर्यभट्ट ने दिया था, अपनी पुस्तक सूर्य सिद्धांत पुस्तक में दिया था। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।